नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से घोषणा की है, मतलब सुबह की जो पहली न्यूज़ आई, वो ये आई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि भाई गुड बाय क्रिसमस टू द आतंकी, यानी आतंकियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना क्रिसमस की शुभकामनाएं आतंकियों को दी हैं, ये एक बड़ी घटना है। मैं समझता हूं कि देश को नहीं पूरे संसार को जानने वाली है। हालांकि ये मानना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप अब मतलब ये जो मोडस ऑपरेंडी है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान की जगह पर आ गए? पाकिस्तान किसी समय पर टेररिस्ट कंट्रियों को टेररिस्ट सप्लाई करने की बात करता था। टेररिस्ट वो तैयार करेगा, तैयार करके सप्लाई करेगा, उसके दम पर उसकी इकोनॉमी चलेगी। कभी अमेरिका, अब आप याद करिए इमरान खान को। इमरान खान ने खुला स्टेटमेंट दिया था कि कभी अमेरिका के कहने पर हम आतंकी तैयार करते थे और संसार को डिस्टर्ब करते थे, उसकी फंडिंग आप करते थे, उसको पालन पोषण आप देते थे और हम संसार को डिस्टर्ब करते थे। अब ये बता रहा है कि क्या अमेरिका इस तरह का खेल खेलता है कि पहले डिस्टर्बेंस के लिए किसी देश को प्रॉक्सी तैयार करो, प्रॉक्सी तैयार करके वो पूरे विश्व में आतंक फैलाए, आतंकी जब सही से हो जाए तो मारना शुरू कर दें। अब उस कड़ी में अगर हम बात कहें तो बात यहां पर आती है कि डेमोक्रेट्स दूसरे देशों को प्रॉक्सी बनाकर तैयार करते हैं और रिपब्लिकन उनको मारते हैं। यानी कि उनका एक पक्ष ये है कि वो आतंकी तैयार करे और दूसरी पार्टी ये है कि वो आतंकी मारे। और ये आतंकी मारने का जिस प्रकार से आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की है, और जो न्यूज़पेपर्स, इंटरनेशनल न्यूज़पेपरों में जो बात आई है, वो ये आई है कि भाई 25 दिसंबर का दिन था। 25 दिसंबर का मतलब है कि अफ्रीका में अच्छा खासा मिशनरियों ने काम किया और वहाँ कन्वर्जन करने में वो सफल रहे थे, क्योंकि वो वनवासी क्षेत्र हुआ करता था। वनवासी क्षेत्रों में मिशनरियों ने काम किया। हमारे भी वनवासी क्षेत्रों में मिशनरियाँ काम कर रही हैं। अब वो मिशनरियों ने जो काम किया उसकी वजह से जो ईसाई तैयार हो गए, उन ईसाइयों को वहाँ बोको हरम, वहाँ आईएसआई, वहाँ के जो लोकल ग्रुप्स हैं, वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस आईएसडब्ल्यूएपी, यानी कि आईएसआईएसडब्ल्यूएपी, ये ग्रुप वहां ईसाइयों को मार रहे हैं। अब ईसाई वहां अपना त्योहार मना रहे होंगे और या जिस तरह से भी सेलिब्रेशन कर रहे थे, उनको आतंकी ग्रुपों ने मारना शुरू किया। खबर अमेरिका पहुंची। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पहले ही नाइजीरिया को यह घोषित कर चुके हैं कि नाइजीरिया जो है कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न है रिलेटिंग टू द रिलीजन, यानी कि रिलीजन के आधार पर पार्टिकुलर कंसर्न का कंट्री है और हम ईसाइयों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम संसार में ईसाई प्रोजिक्यूशन नहीं होने देंगे। ये आपको याद होगा पिछले 4-5 महीने से चल रहा था और इसी में जेडी वेंस, उनकी पत्नी, हिंदू पत्नी, और जेडी वेंस ने ईसाइयत की पैरवी करी, लेकिन हिंदू पत्नी को हिंदू ही बनी रहेगी, उस पर हम किसी प्रकार का कोई प्रहार नहीं करेंगे, उससे कुछ कहेंगे नहीं, या वो अपना पालन कर सकती। बाद में ये कहा कि उसको ईसाई बनना पड़ेगा। उनकी पत्नी ने उल्टा उनको दबाव बनाया और ऐसा भी कहा जाता है कि वो तो नास्तिक थे, नास्तिक से उनको आस्तिक उनकी पत्नी ने बनाया, कहा कि तुम ईसाई हो तो तुम्हें चर्च जाना चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के साथ चूंकि जेडी वेंस मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और हम सब जानते हैं रिपब्लिकन रिपब्लिकन संसार में इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने मुस्लिम आतंकवाद को आइडेंटिफाई किया। मैं उसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि रिपब्लिकन ने कैसे कैसे क्या क्या कब कब किया, और रिपब्लिकन का काम यही है। एक बात छोड़ दीजिए, जो टैरिफ वाला गेम है डोनाल्ड ट्रंप का, उसको अगर आप नजरअंदाज कर दें तो आपको भारतीय जनता पार्टी उसमें दिखती है अपने आप को बचाने के लिए। और अमेरिकन की खास बात यह है कि वो अपने देश को अपने देश में नहीं बचाते, वो अपने देश को दूर से आने वाले खतरों से बचाते हैं। यानी कि वो प्रॉक्सी कहीं और तैयार करते हैं, स्थान कहीं और तय करते हैं, और वहां पर जो चल रहा होता है, वहां पर वो आतंकियों को मारते हैं और वहां डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान को पहले उन्होंने तैयार किया, और पाकिस्तान ने जब तैयारी कर ली, पाकिस्तान को क्यों तैयार किया था? क्योंकि रशिया उस समय अफगानिस्तान में हुआ करता था। अफगानिस्तान के लड़ाके तैयार करने का काम पाकिस्तान का हुआ करता था। ये जो तालिबान है, तालिबान को तैयार करने के पीछे लोग कहते हैं कि अमेरिका का हाथ था, और अमेरिका उस समय पाकिस्तान के थ्रू तैयार कर रहा था। बाद में अमेरिका ने मतलब बुश बैठे और बुश ने वो सब कर दिया। वो उसकी हिस्ट्री में बताऊंगा। ये पहले नाइजीरिया पर आ जाते हैं। नाइजीरिया को पार्टिकुलर कंसर्न घोषित कर दिया। मुसलमानों ने ईसाइयों के लगभग 200 से ज्यादा लोगों को मार दिया। सैकड़ों ईसाई मारे गए, ऐसा कहना चाहिए, सैकड़ों ईसाई उन्होंने मार दिए। अब चूंकि अमेरिका ऑलरेडी उस पर कॉन्सेंट्रेट किए हुए था, डोनाल्ड ट्रंप लगातार उस पर ध्यान रखे हुए थे, तो उसी रात में, मतलब दूसरी रात नहीं, उसी रात में आईएसआई का जो वेस्ट अफ्रीका मॉडल है, प्रोविंस मॉडल है, उस पर रात में स्ट्राइक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप यानी
कि अमेरिका ने रात में स्ट्राइक कर दी और स्ट्राइक करके ऐसा कहते हैं सैकड़ों आतंकी ठिकानों पर। और मजे की बात यह है कि नाइजीरिया सरकार उसके साथ मिली हुई है, मतलब उनके साथ मिली हुई है। और ये कहा गया अमेरिका की तरफ से, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि भाई नाइजीरिया की सरकार को कोई समस्या नहीं, नाइजीरिया की सरकार हमारे साथ मिली हुई है, हम इंटेलिजेंस, और नाइजीरिया की सरकार ने कहा कि हम इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं और इंटेलिजेंस साझा करने के दौरान ये सब कुछ जो चल रहा है वो अमेरिका कर रहा है और हमने तो आतंकी वैसे ही मारने थे, अमेरिका मार रहा है। अच्छी बात है। हमलों की नाइजीरिया सरकार, हालांकि नाइजीरिया सरकार ने निंदा की, उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ ये जो है वो आतंकी घटनाएं और ये वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कहा कि अमेरिका ने हमारी मदद करी, इसका बड़ा अच्छा उनका स्वागत है। ईसाई संगठनों ने भी ट्रंप की सराहना कर दी विश्व भर में। आलोचना इस बात की मुसलमानों ने आलोचना कर दी और ये कह रहे हैं कि वो दूसरे देशों में आप क्यों घुस रहे हैं, उनका इंटरनल मामला है, उनका सॉवरेंटी है, उस सॉवरेंटी में जब वहां की सरकार एग्री है, वो स्वागत कर रही है और सरकार इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर रही, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की किसी को कोई समस्या होना चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस नहीं शुरू हुई, क्या अमेरिका को विदेशी धार्मिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप करने का अधिकार है? यह घटना नाइजीरिया में लंबे समय से चल रहे बोको हराम, आईएसआई की हिंसा और इनके विरुद्ध था। तो सवाल यह पैदा होता है, क्या अमेरिका अब संसार में अगर कोई कंट्री उससे कहता है कि मेरे यहां आतंकी तैयार हो गए हैं, फला फला प्रोविंस में, फला फला जगह पर आतंकी हैं, तो अमेरिका उन देशों में उन आतंकियों को मारेगा? अब अगर आपके पास सोर्स नहीं है, संसार में किसी भी कंट्री के पास सोर्सेस रिसोर्सेस नहीं है कि वो आतंकियों से लड़ सके, तो अमेरिका को ठेका दे दे, अमेरिका वहां जाएगा और उनको मार देगा। बस इतने से बात है कि अमेरिका उनके रिसोर्सेस का इस्तेमाल करेगा और अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर उन देश के खनिज पदार्थों और बाकी चीजों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन कम से कम आतंकी मारकर सपाट कर देगा। ये अमेरिका अब इस तरह से आ गया है। अब अमेरिका का इतिहास, जैसे मैं कहूं रिपब्लिकन, ये रिपब्लिकन इसी स्वभाव के हैं। आप याद करिए जॉर्ज बुश को। जॉर्ज बुश के समय पर एक बड़ा देश में, संसार में एक बड़ा वो हो गया था। आपको याद है कि इराक वॉर में भी जॉर्ज बुश ही सामने आए थे। जॉर्ज बुश प्रथम, जॉर्ज बुश प्रथम और जॉर्ज बुश द्वितीय, अब याद रखिए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश के टाइम पर ईरान और इराक कंसर्न हुआ करता था। इराक में जो कब्जा करने की रणनीति है, जो कब्जा करने का या उस समय का जो बड़ा युद्ध चला था, वो जॉर्ज बुश प्रथम, वो भी कौन सी पार्टी से थे? रिपब्लिकन पार्टी से थे। बाद में 2001 में 9/11 हो गया। 9/11 एक बड़ा था, उसमें ओसामा बिन लादेन का नाम आया। 4 हवाई जहाज उसने हायर किए और उनको पेंटागन में घुसेड़ दिया और पेट्रोनस टावर में उनके घुसेड़ दिया या उनके कुछ स्थानों पर घुसेड़ दिया, जिससे 3000 से ज्यादा लोग एक साथ एक दिन में एक घटना में मर गए। यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उससे पहले अमेरिका प्रॉक्सी दूसरे देशों में बनाता था, अभी उसके देश पर हमला हो गया था। और वो टेररिज्म को अमेरिका, जो रिपब्लिक जो डेमोक्रेट्स थे, वो कभी टेररिज्म को मानते नहीं थे। वो कहते भाई आपके देश की समस्या है, वो इंटरनल आपकी समस्या है। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब यूएनओ में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आज हम जूझ रहे हैं, तुम भी जूझोगे, निश्चित तौर से जूझोगे, कि जिस प्रकार से ये चरमपंथ बढ़ गया है, जिस प्रकार से आतंकवाद ये बढ़ गया है, जिस प्रकार से ये इस्लामिक चरमपंथ बढ़ गया है और लोगों के दिमाग पलट चुके हैं, लोग आतंकी बन चुके हैं, इससे केवल हम नहीं, पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा। कुछ समय ही था, कुछ समय ही लगा, बहुत समय नहीं लगा, वाजपेयी जी का स्टेटमेंट आए और उसके बाद ही 9/11 हो गया था। 9/11 में सद्दाम, मतलब 9/11 में ये सब कुछ सामने आ गया। इसका परिणाम निकला कि बुश प्रशासन ने उस समय इस्लामिक शांति की कहा, इस्लाम तो शांति का धर्म है, लेकिन इस्लाम शांति का धर्म होने के नाते इस्लामोफोबिया बड़ी खराब चीज है। इसलिए अफगानिस्तान के आतंकियों को उस समय टारगेट किया गया, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया अमेरिका ने। अफगानिस्तान पर अब ये इसको सीरीज में देखिए, पहले तो अफगानिस्तान में रशिया हुआ करता था, रशिया को हटाने के लिए तालिबान तैयार करे गए, तालिबान तैयार करने के लिए पाकिस्तान को आतंकी देश बनाया गया, पाकिस्तान ने तालिबान तैयार करे, उसके बाद तालिबानी वहां बैठ गए, तालिबानी बैठने के बाद अमेरिका में हमला हो गया, अमेरिका में हमले के बाद फिर अमेरिका वहां खुद बैठ गया। अमेरिका को यह लग रहा था कि अफगानिस्तान में बैठने के बाद वो 3 बड़े संसार के देशों को, बल्कि 4 बड़े देशों को वो वहां से लुकआउट कर सकता है। अफगानिस्तान में बैठेगा तो रशिया को उधर से काउंटर कर लेगा, अफगानिस्तान में बैठेगा तो चाइना को एक तरफ से काउंटर कर लेगा, अफगानिस्तान में बैठेगा तो हिंदुस्तान को काउंटर कर लेगा, अफगानिस्तान में बैठेगा तो इराक भी उसकी नजर में था, ईरान भी उसकी नजर में था। यानी कि वो अगर वहां पर बैठ जाए, उसको लगा वहां बैठ जाएगा तो वो चारों ओर बादशाहत काबिज कर लेगा और वो एशिया के ऊपर कब्जा कर लेगा, एशिया को सही से वो चारों ओर से
वो कर लेगा। आपको याद होगा उस समय भी अमेरिकन सरकार ने भारत सरकार से कहा था कि आप हमें तेल लेने के लिए अपने पोर्ट्स का इस्तेमाल कर लेने दो, हमें वहाँ रेस्ट करने का दे। वाजपेयी सरकार ने उस समय भी मना कर दिया था, किसी दूसरे देश का इंटरवेंशन हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका का स्वभाव यह है कि उसने जहां कहीं भी मिलिट्री बेस बनाया, जहां कहीं भी वो तेल लेने के लिए उतने अनुमति ली, वहां से दोबारा वापस नहीं गया। ये पाकिस्तान में भी है और ये इराक में भी वो बैठा हुआ, जहां जहां उसने बनाया वहां से वो वापस नहीं गया दोबारा। और फिर उनसे लड़ेगा कौन? उनको हटाने का मतलब लड़ना। तो भारत सरकार ने अनुमति ही नहीं दी कभी आप तुम वहां पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सहारा लेते हुए उन्होंने अफगानिस्तान पर भी कर दिया। अब ये सब कुछ जो अफगानिस्तान पर हुआ 9/11 के बाद, वो बता रहा था रिपब्लिकन किस प्रकार से एक्शन, लेकिन डेमोक्रेट्स के ऊपर कभी फर्क नहीं पड़ा, डेमोक्रेट सामने नहीं आए। अब इसको इतिहास पर देखेंगे। अब आतंकवाद ने क्या किया, मतलब इन घटनाओं के बाद अब आतंकवाद बड़े स्तर पर आ गया। लंदन और मैड्रिड बम धमाके हो गए, अलकायदा पीछे था। 2004-5 की बात है। फिर ओसामा बिन लादेन की मौत हो गई। पाकिस्तान में अमेरिका ने ऑपरेशन चला दिया। आईएसआई का उदय हो गया। अब नई चीज आ गई आईएसआई। इराक सीरिया में खलीफा घोषित हो गया, भाई हमारा खलीफा संसार पर राज्य करेगा। 2014 से 2019 आईएसआई के खिलाफ अमेरिका ने सही से एक्शन लिए। अफगानिस्तान से अमेरिका वापस भी चला गया, उसको समझ आ गया कि भैया अब यहां बैठने का कोई मतलब नहीं होता है, और ये जो भारत है या चीन है या रशिया है या फिर उधर ईरान पर जरूर वो कुछ कर लें, लेकिन बाकी देशों पर उनका कोई कुछ कुछ वो कर नहीं सकते। लेकिन हमको सबको याद होगा कि वो पाकिस्तान में घुसा है सद्दाम हुसैन के लिए, वो क्या क्या कर लिए उन्होंने। इसके बाद भी चैन ने उन्होंने जवाहिरी मार दिया, वो लगातार। अब वो गाजा में उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन कर दिया। गाजा में जिस प्रकार से फिलिस्तीनी आतंकवाद तैयार हो रहा था, जिस प्रकार से वहां हमास ने स्ट्राइक करना शुरू किया, तो उसके बाद वो इसराइल के साथ खड़े दिखाई पड़े। और इसराइल ने जो कुछ भी स्ट्राइक किया, अमेरिका तटस्थ होकर उसके साथ खड़ा दिखाई पड़ा। खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप तटस्थ होकर खड़े दिखाई पड़े। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक घोषणा कर दी, गाजा खाली करो, गाजा में अब हम इंटरनेशनली नई नई टावर, नई नई बिल्डिंगें बनाएंगे। और यहां तक कि पाकिस्तान से भी उन्होंने कहा कि भाई अपनी सेनाएं भेजो, और पाकिस्तान को धन्यवाद भी किया कि सेनाएं भेज रहे हो, किसके लिए? फिलिस्तीनी आतंक। अब देखो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर क्या भय भला मचाकर लोग रखते हैं, और ये कहते हैं कि भैया ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये तो फिलिस्तीन की जय हो, यहां नारे लगते हैं फिलिस्तीन की जय हो। पाकिस्तान में भी खूब सारे प्रदर्शन होते हैं फिलिस्तीन। लेकिन असीम मुनीर को जिस प्रकार से फांस कर उसका इस्तेमाल किया और कहा कि पाकिस्तानी सेना जाएगी, पाकिस्तानी सेना हमास को मारने के लिए जाएगी, और पाकिस्तान एग्री भी हो गया, क्योंकि असीम मुनीर को इस्लामिक शासन स्थापित करना है, और इसमें मुसलमान मरेगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, असीम मुनीर बादशाह तो घोषित हो जाए कम से कम पाकिस्तान का। उसके लिए अमेरिका ने उनका धन्यवाद भी किया। असीम मुनीर अपनी सेनाएं भेजने के लिए तैयार हो गए। अब फिलिस्तीन में या हमास को मारने के लिए पाकिस्तानी सेनाओं का इस्तेमाल होगा। कितना होगा और कितना वो उल्टा करेंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन ये घटनाएं अपने आप में बता रही थी कि अमेरिका लगातार अब जो रिपब्लिकन है, रिपब्लिकन इन मामलों में, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार बैठे थे, तो पहली बार बैठने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 7 देशों के वीजा प्रतिबंध कर दिए थे। 7 देशों के वीजा प्रतिबंध इसलिए उन्होंने कर दिए थे कि ये आतंकी देश हैं, इनसे कोई भी अमेरिका में आएगा, वो निश्चित तौर से अमेरिका में कुछ गड़बड़ी करेगा। मुस्लिम वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक्शन में हमेशा से दिखाई पड़े। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार को दिखाई दे रहा हूं, वो हमेशा से दिखाई पड़े। बस एक, जो मैं बार बार कहता हूं, एक ही चीज की एक समस्या है, वो है टैरिफ, क्योंकि अमेरिका डूब रहा है, अमेरिका बहुत बड़े घाटे में। तो वो टैरिफ का गेम खेलकर वो अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका को वो ग्रेट बनाना चाहते हैं। अमेरिका जो भी चरमपंथ के खिलाफ अमेरिका एक्शन ले रहा है उसमें। अब नाइजीरिया में जो 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 तत्काल हमले हुए, वो हमले अपने आप में बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी किस प्रकार से चरमपंथ के खिलाफ लड़ रही है। और ईसाइयत का हवाला दिया है उन्होंने। उन्होंने हवाला ईसाइयत का दिया है और ये कहा है कि भाई ईसाइयत को बचाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। और ईसाइयों को परसिक्यूट किया जा रहा है, और नाइजीरिया या अफ्रीका में जिस प्रकार से ईसाइयों को मारा जा रहा है, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम ईसाइयों को बचाएंगे और इस्लामिक चरमपंथ को खत्म करेंगे।
अब ये सब सारे प्रकरण से मुझे जो बात समझ में आई वो सिर्फ इतनी आ रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए अगर संसार में किसी भी देश में आतंकवाद है तो उस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, अमेरिका के इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका अपने आप में चूंकि विस्तारवादी है और आपने देखा ही है कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई 51वां राज्य बनेगा कनाडा, कनाडा पर उनकी कुदृष्टि है, मैक्सिको में वो अपने प्रॉक्सी बिठाकर काम कर ही रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो नई घोषणा है वो ग्रीनलैंड अगर अमेरिका के पास होगा तो अमेरिका की सुरक्षा के लिए अच्छा होगा। अब ग्रीनलैंड अमेरिका के पास होगा, उसकी सुरक्षा के लिए अच्छा होगा, ये एक बड़ा विवादित विषय उन्होंने बता दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन उनकी इस बात से प्रशंसा करनी चाहिए कि चरमपंथ को पहला कोई संसार का लीडर मिला जिसने रेडिकल इस्लाम शब्द इस्तेमाल किया और ये पहचान की कि भाई ये दुनिया के लिए खतरा है, अगर ये फिलॉसफी नहीं बदली गई तो दुनिया को ये तबाह करने के लिए सामने आए हुए हैं। बात उसके पीछे का भाव वो रिलीजन बताते हैं, उसके पीछे सपोर्ट वो रिलीजन का बताते हैं, लेकिन है खतरा संसार के लिए। अब भारत से उनको मदद लेनी चाहिए। भारत तो 1000 वर्षों तक इस्लामिक चरमपंथ और ईसाइयत के जो रेडिकल जो इवेंजिकल चर्चेज हैं उनका उनसे लड़ता रहा है। खासतौर से इस्लामिक चरमपंथ से लड़ने का इतना बड़ा इतिहास संसार में किसी के पास नहीं, क्योंकि जो जो लड़ा वो सब खत्म हो गए। भारत एक ऐसा देश था जो बच कर रहा और भारत एक ऐसा देश था जो लगातार लड़ा, आज भी लड़ रहा है। भारत के टुकड़े हो गए, भारत 1/3 रह गया, 2/3 क्षेत्र इस्लामिक राज्य हो गया, लेकिन फिर भी एक भारत ही ऐसा है जिसके पास अनुभव है। भारत लगातार लड़ रहा है, अंदर भी लड़ रहा है, बाहर भी लड़ रहा है, अड़ोसी पड़ोसी से भी लड़ रहा है। और भारत में मोदी जी जैसा नेतृत्व मिलने के बाद इस लड़ाई में बड़ी मदद मिली है। हिंदू समाज जागरूक होकर खड़ा हुआ है, हिंदुओं को अब कहने का अवसर मिला है कि वो हिंदू है। वो अब खुलकर कहने लगा है कि वो हिंदू है, हिंदुस्तान को बचाना है और ये हिंदू भूमि है, ये हिंदू राष्ट्र है। मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर मोदी जी के या जो टैरिफ वाला जो विवाद है वो अगर खत्म हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि भारत भी बड़ी भूमिका में संसार में आ सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।